हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अरस्तू के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करूंगा। यूनान का दर्शन जो बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तू में खिल उठा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने सुकरात के बारे में चर्चा किया, फिर थोड़ा सा उसके बाद हम लोगों ने प्लेटो के बारे में बताया। अब हम लोग अरस्तू के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग बताते हैं कि इस अरस्तू टॉपिक से आपको पीएसआईआर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन किन विषय पर हम लोगों को चर्चा करना है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले है अरस्तू का जीवन परिचय। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अरस्तू के पूरा जीवन परिचय को खंगालने का और समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं। आखिर प्लूटो को नहीं करके अरस्तू को ही क्यों कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक तीसरा क्वेश्चन है, क्या अरस्तू का राज संबंधी विचार, अरस्तू का राज संबंधी क्या विचार था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू का नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तू का कानून संबंधी विचार, अरस्तू के न्याय धारणा, अरस्तू का संविधान वर्गीकरण, अरस्तू का आदर्श राज, अरस्तू का शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन, अरस्तू का दास्ता संबंधी विचार, अरस्तू का संपत्ति संबंधी विचार, अरस्तू के परिवार संबंधी विचार, क्रांति संबंधी सिद्धांत, और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे अरस्तू और प्लेटो एक तुलनात्मक अध्ययन। तो फ्रेंड्स, हम लोग 14-15 वीडियो के माध्यम से अरस्तू के पूरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर 14-15 टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि अरस्तू बहुत सारे चीज़ों के जनक हैं। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, अपने विचार को व्यक्त किए। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अच्छे से हम लोग अरस्तू के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरस्तू का जीवन परिचय। अरस्तू राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोमेकस था, जो कि मकदूनिया के राजा का राजवैद्य था। पिता से ही प्रभावित होकर उन्होंने जीव शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही बचपन से ही बुद्धिमान था, बहुत ही तेज और चतुर था। उनके पिता राजवैद्य थे, तो उन्होंने जीव शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर लिया। फिर जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई तो वह एथेंस आ गया। तो जब वो एथेंस आया तो अरस्तू का उम्र कितना था, 17 वर्ष ही था। तो जब एथेंस पहुंचा तो प्लेटो की कृति से प्रभावित होकर अगले 20 वर्ष तक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, एकेडमी क्या था, जो अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे एकेडमी, कोचिंग के नाम होते हैं, स्कूल के नाम होते हैं एकेडमी। तो सबसे पहले प्लेटो ने ही अपना जो संस्थान खोला था उनका नाम एकेडमी रखा, और उसी के नाम पे अभी भी एकेडमी चलते हैं। तो उस एकेडमी में क्या था कि वो प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य था, और प्लेटो उन्हें प्यार से एकेडमी का मस्तिष्क, शरीरधारी बुद्धिमत्ता भी कहते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। तो एकेडमी का प्रधान बनने के लिए संघर्ष होता है कि आखिर प्लेटो के बाद इसका प्रधान कौन होगा। तो अरस्तू को एकेडमी का प्रधान बनने का इच्छा होता है, परंतु वह नहीं बन पाता है। कारण क्या था, वो बाहरी व्यक्ति था। कहाँ का था, स्टेगिरिया का था, ये एथेंस का नहीं था। तो एकेडमी का प्रधान कौन बनता है, प्लेटो का भतीजा बन जाता है। अरस्तु निराश होकर एथेंस छोड़ दिया। 12 वर्ष तक विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्लेटो भी 12 वर्ष तक क्या कर रहे थे, इधर उधर भटक ही रहे थे। तो ये जब पहुंचे, अतार्नियस के राजा हामिज ने इसे आमंत्रण किया। कहाँ पे, एशिया माइनर। एशिया माइनर किसको कहते हैं, ईरान का क्षेत्र है। वहाँ पर अरस्तू ने क्या किया, एकेडमी का एक शाखा खोला। अब हम लोग चर्चा करें कि राजा हर्मीज कौन था। ये कौन थे, अतार्निकस के राजा थे। अरस्तू का आने का क्या किया, निमंत्रण किया। अपनी दत्तक पुत्री
पिथियास से अरस्तु की शादी करा दी। अरस्तु को गैर सरकारी परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति किया। अरस्तु का प्रिय मित्र बन गया और 342 ईसा पूर्व में एक ईरानी सेनापति ने धोखे से राजा हर्मीस का क्या किया, इसमें हत्या कर दिया गया। और राजा हर्मीस ने अरस्तु यहीं पर राजनीतिक अर्थशास्त्र राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, अभी तक उन्होंने क्या राजनीति के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे। अब राजनीति कहाँ सीखा इन्होंने? यहाँ पे राजा हर्मीस के पास ही सीखा। तो अपने प्रिय मित्र की मृत्यु के पश्चात अरस्तु ने गीति काव्य की रचना की। अरस्तु निष्कर्ष पर पहुंचा। गीति काव्य क्या निष्कर्ष पर क्या पहुंचा? गीति काव्य से कि जो विदेशी बर्बर जातियों पर यूनानियों का आधिपत्य होना चाहिए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सिकंदर को विश्व विजेता बनाने के लिए प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो सिकंदर था, सिकंदर के पीछे कौन था? उसके गुरु अरस्तु। उसी प्रकार हम आधुनिक जब देखते हैं यहाँ पे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाता है, उसके पीछे कौन था? चाणक्य, क्योंकि उसके चाणक्य चाहता था और यहाँ पे कौन? अरस्तु चाह रहा है। तो एक विद्यार्थी के पीछे एक शिक्षक का ही जो मनोकामना होता है वही आगे जाके पल्लवित पुष्पित होता है और उसी पे वह राज करता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो फिलिप्स कौन था। जो फिलिप्स मकदूनिया का राजधानी तक फैला हुआ था। 346 ईस्वी पूर्व में अरस्तु को सिकंदर के प्रशिक्षण के लिए आमंत्रण किया। फिलिप्स कौन है? मकदूनिया का शासक और सिकंदर के पिता है। जब 346 ईसा पूर्व में अरस्तु को सिकंदर के प्रशिक्षण के लिए आमंत्रण किया तो उस समय सिकंदर का उम्र महज 13 वर्ष ही था। अरस्तु 6 वर्ष तक शिक्षा दिया और 335 ईसा पूर्व सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर का प्रिय गुरु अरस्तु था। सिकंदर को शिक्षा देने का कार्य समाप्त करने के बाद 335 ईसा पूर्व में अरस्तु पुनः एथेंस लौट आया। एथेंस में अरस्तु ने लीसियम विद्यापीठ की स्थापना की। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पहले जानते थे क्या था? एकेडमी था। तो एकेडमी के स्थान पे अब अरस्तु ने क्या अपना खोला है? लीसियम। और वहाँ के प्रधान बने कब से कब तक? 335 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। अरस्तु को अपना विद्यापीठ चलाने में सिकंदर से निरंतर सहायता प्राप्त होती थी। सिकंदर के उदय के कारण एथेंस की स्वतंत्रता खोकर उसके अधीन साम्राज्य का एक अंग बन गया था। तो सिकंदर के अधीन कौन आ गया था? एथेंस आ गया था। एथेंस वासी अपने आप को इस अधीनता से मुक्त होना चाहते थे और ये सब के पीछे अरस्तु को ही जिम्मेदार समझ रहे थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद एथेंस वासियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि एथेंस वासियों को लगता था कि ये सब के पीछे जो सिकंदर एथेंस पर कब्जा कर लिया, इसके पीछे कौन किसका हाथ है? अरस्तु का ही हाथ है। जब सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है तब एथेंस वासी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और अरस्तु को धमकाते हैं। तो अरस्तु अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह एथेंस छोड़कर यूबाइया के कैल्सिक्स को भाग गया। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुकरात में क्या हुआ था, जो प्लेटो का गुरु था सुकरात, तो उनको भी 2 ऑप्शन मिला था, या तो आप एथेंस छोड़कर भाग जाइए या विषपान कर लीजिए। तो सुकरात ने क्या चुना? वो उन्होंने विषपान कर लिया। इसीलिए एथेंस से भागते हुए अरस्तु ने कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का अवसर नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध हुआ था जब एथेंस वासियों ने सुकरात की हत्या कर दी थी। तो इसी कारण से प्लेटो बहुत ही दुख हुआ था और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। जैसे हम लोग देखते हैं द लॉज को देखते हैं, द स्टेट्समैन को देखते हैं। और फिर अरस्तु की मृत्यु जो है 322 ईसा पूर्व में हो जाती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर बहुत सारे विचारक जो हैं इतिहासकार, तो वो अपना अपना वक्तव्य रखते हैं कि मृत्यु स्वाभाविक न होकर आत्महत्या का परिणाम था, क्योंकि उन्हें बार बार डराया धमकाया जा रहा था। यद्यपि अरस्तु 62 वर्ष
के जीवन काल में यूनान के इतिहास का अत्यंत संकटपूर्ण दौर देखा था, किंतु जैसा कि फोस्टर ने लिखा है, उस पर अपने समय की हलचलें का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। तो फ्रेंड, तो उन्हें बहुत सारे दिक्कतें मुसीबतें आए, लेकिन वह अरस्तु जो है अपने आप को सशक्त रखे और अपने जो कार्य थे वो किए। अब हम लोग फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु की पद्धति क्या थी। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से नितांत भिन्न है। आदर्श राज्य तथा उसकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रदान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो प्लेटो के जो आदर्श राज थे उनमें देखा कि वो बहुत ज़्यादा ही आदर्शवादी है, वह प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। लेकिन अरस्तु हैं वो वैज्ञानिक अध्ययन को मार्ग चुना, इसीलिए इसे राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें तुलनात्मक राजनीति के भी जनक के रूप में जाना जाता है। किंतु अरस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन ने उनमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया था। इस कारण उसने अपनी समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षक और अध्ययन किया। इस प्रकार उसकी पद्धति अनुभाविक और आगमनात्मक है। उसकी यह पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, परंपरा, प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। यथार्थवादी उसकी पद्धति का मूल तत्व है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अरस्तु की पद्धति को जाना। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अरस्तु की रचनाएं क्या क्या थी। तो अरस्तु सर्वोत्मुखी प्रतिभा का धनी विलक्षण व्यक्ति था। उसने प्राणी शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भाषा कला और काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर ग्रंथ रचना की, जिसके संख्या कुल मिलाकर 400 के लगभग बतलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं 400 से ज़्यादा क्या क्या ग्रंथ लिखा उन्होंने। प्राणी शास्त्र के जनक कौन हैं, ज्योतिष शास्त्र के जनक कौन हैं, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, राजनीतिक विज्ञान, भाषण कला, तो सारे चीज़ों के जनक कौन हैं? अरस्तु। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अरस्तु जो है वह कितना बड़ा प्रतिभागी हो गए। उनके अंदर प्रतिभा जो है कूट कूट के भरा था। तो राजनीति विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र पर उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं दो है। एक है पॉलिटिक्स, जो कि 8 भागों में विभक्त है। दूसरा एथेंस का संविधान। तो बार्कर ने अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति के क्षेत्र में मैग्नम ओपस या राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना मैग्नम ओपस किसने कहा है? बार्कर ने कहा है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? पॉलिटिक्स। जैसा कि हम लोग प्लेटो में पढ़े थे कि उनकी सबसे प्रमुख रचना क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने रिपब्लिक लिखा था, फिर उसके बाद उन्होंने लॉज और द स्टेट्समैन को लिखा था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में समझने का प्रयास किया है। अब हम लोगों के पास कुल टोटल 14 विषय वस्तु हैं। अब हम लोगों चर्चा करेंगे कि इस पे अगला वीडियो किस पे होना चाहिए। अरस्तु के न्याय धारणा पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।